स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। स्वागत है इस पॉडकास्ट के 100वें एपिसोड में। आज सुनते हैं उदयराज सिंह जी द्वारा लिखा एक लेख जो नई धारा के अप्रैल-मई 2000 के अंक में प्रकाशित हुआ था। अनवरत बहती रहे साहित्य की नई धारा। वक्त का काफिला आता है, गुजर जाता है। वक्त का काफिला आता है, गुजर जाता है। आदमी अपनी ही मंजिल में ठहर जाता है। उस दिन लगा था कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर ठहर गया हूं। अवसर था मेरे ही निवास स्थान में समय संवाद द्वारा आयोजित नई धारा के अर्धशती अंक के लोकार्पण का। देखते ही देखते नई धारा के 50 वर्ष पूरे हो गए। इस बीच जाने गंगा का कितना पानी बह गया होगा। नई धारा ने भी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर उसकी धारा कभी सूखी नहीं, अनवरत प्रवाहमान रही। किसी साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन काल में 50 वर्षों की अवधि कम नहीं होती, पर उस वक्त मुझे लग रहा था कि नई धारा के प्रकाशनारंभ की वेला अभी पिछले ही दिनों तो शुरू हुई है, कि वह रामवृक्ष बेनीपुरी जी के आद्य संपादन में उसके प्रवेशांक का लोकार्पण उत्सव हो, कि राजा साहब भी सूर्यपुरा हाउस में कोने वाली इजी चेयर पर विराजमान अपनी आंखों सब देख रहे हों। वक्त कितना तेजी से बह जाता है और देखते ही देखते नई धारा के 50 वर्ष हो गए। उस अवसर पर नई धारा के संबंध में एक वक्तव्य की मुझसे अपेक्षा की गई। मैं तो नई धारा के सपनों में ही ऊब डूब कर रहा था। मैं उड़ाई हुई पतंग नहीं उड़ाता, और प्रसाद जी का वह कथन एक साहित्यिक निधि हो गई। वहीं अजमेरी जी ने प्रसाद जी को दादरा की एक लाइन सुनाई थी, पी लई राजा तुम्हारे से भंगिया। उस लाइन को सुनते ही प्रसाद जी ने उसकी पूर्ति कर दी थी। ना जाने कैसे सारी सरक गई, ना जाने कैसे दरक गई अंगिया। महफिल में जोरों का ठहाका गूंजा था। स्मृतियां मेरी आंखों में उतरने लगी थी। वह जमा था तब मेरे सूर्यपुरा हाउस में बाबू शिव पूजन सहाय, बेनीपुरी जी, दिनकर जी आदि नियमित आते, और मेरे बाबूजी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के साथ उनकी महफिल सजती। इलाहाबाद से पढ़ाई पूरी कर मैं घर लौट आया था। आगे कुछ करने की मेरी दिशा निर्धारित होती ही कि सन 42 में विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त कर एस्टेट के कार्यों में बुरी तरह फंस गया। छोटे बाबूजी बहुत बीमार रहा करते थे, इसलिए मेरे पिताजी भी सारे परिवार के साथ सूर्यपुरा से प्रायः बाहर ही रहा करते। पुराने मैनेजर भी अवकाश ग्रहण कर चुके थे, इसलिए एस्टेट की सारी जिम्मेदारी उन दिनों मेरे ही सिर थी। इसी झमेले के चलते अधूरी नारी लिखने के बाद कुछ आगे लिखा न जा सका। जिंदगी की दिशा ही बदल चली थी। सुना है सहस्त्राब्दियों बाद अहिल्या का उद्धार भगवान रामचंद्र के चरण स्पर्श से त्रेता युग में हुआ था, मगर कलयुग में मेरा उद्धार शिव पूजन बाबू की कृपा से 4 वर्षों में ही हो गया। सन 1946 में पटना में मेरे निवास स्थान पर शिव पूजन बाबू से एक दिन अचानक ही भेंट हो गई। बातें होने लगी और उसी सिलसिले में वो बड़ा खिन्न हो कहने लगे, आपके पिताजी की सारी साहित्यिक निधि नष्ट हो रही है। श्री राज राजेश्वरी ग्रंथावली तथा राम रहीम का राज संस्मरण मैंने अपनी देख रेख में लहरिया सराय में तैयार कराया। फिर लक्ष्मी नारायण प्रेस बनारस तथा पूज्य प्रेमचंद जी के पुत्र श्रीपत राय के सरस्वती प्रेस में गांधी टोपी तथा सावनी समा की सुंदर नयनाभिराम छपाई करवाई। पटना से टूटा तारा निकलवाया, मगर इन सारी पुस्तकों की प्रतियां तितर बितर हो गईं। कहीं कुछ पता न चला। जो इन पुस्तकों के वितरक बने वही उन्हें पचा गए। इनकी छपाई बंधाई में इतने पैसे लगे, मगर वो सब डूब गए। राजा साहब मुझ पर भरोसा किए किताबें छपवाते जाते हैं, मगर उससे न समाज का कल्याण होता है, न साहित्यकार का ही। इतना कहे वे मौन हो गए।
चेहरे पर विषाद और ग्लानि की गहरी रेखाएं दौड़ गईं। मैं उन्हें अवाक हो देखता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने मौन भंग किया और बड़ी आत्मीयता से कहा, आप किस चक्कर में पड़ गए? अंग्रेजी राज्य तो चला गया। कांग्रेसी राज्य में जमींदारी का उन्मूलन होकर रहेगा। आप जिंदगी इसमें क्यों खपा रहे हैं? राजा साहब की लेखनी इसी झंझट के चलते 15 वर्षों तक नजरबंद न रहती तो आज वह कहाँ पहुंचते रहते राम जाने। आप ही पटना में एक प्रेस क्यों नहीं खोलते? राजा साहब की सभी पुस्तकें वहीं से प्रकाशित होती और उनका वितरण भी सुचारू रूप से होता। आपको भी पढ़ने लिखने से शौक है, इस दुनिया से आपका संपर्क बढ़ेगा। राजा साहब की अमूल्य निधि भी सुरक्षित रहेगी और आपको जमींदारी उन्मूलन भी पीछे नहीं खलेगा। एस्टेट का भार तो बहुत लोग संभाल लेंगे, मगर इस नए एस्टेट का भार सभी नहीं उठा सकते। यदि आप मन मजबूत करें तो मैं राजा साहब से एक ट्रेडल, एक फ्लैट तथा आवश्यक टाइप खरीद देने के लिए सिफारिश करूं। वो हंस पड़े और इस तरह मुझे देखने लगे कि जैसे मुझसे हां कहलवाने को तुले हों। मैं बड़े पसुपेश में पड़ा। इस प्रस्ताव की ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया था। बिल्कुल अनोखा प्रस्ताव था वह। क्यों? क्या मेरी बात आपको जंची नहीं? या ये मान लूं कि मौन स्वीकृति लक्षणम? उन्होंने फिर कहा। नहीं नहीं, आपकी बात मुझे खूब जची। मैं इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करता हूं, मगर इस दुनिया का मुझे कुछ अनुभव नहीं। भला कैसे, क्या? मैंने बड़ी चिंता जताई। आप बेफिक्र रहें और फिर मैं जो हूं, सब रास्ता निकल आएगा। शिवपूजन बाबू का यह आश्वासन, यह प्रोत्साहन मेरे लिए ऐसी प्रेरणा बना जिसने उस दिन से मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। सन 46 के अंत तक अशोक प्रेस की मशीनें, टाइप इत्यादि इलाहाबाद से खरीद कर लाए गए। प्रेस में शिवपूजन बाबू प्रायः प्रतिदिन आते और उसे खड़ा करने में मेरी पूरी सहायता करते। लहरिया सराय के अपने पुराने सहयोगी हवलदार त्रिपाठी सहृदय को उन्होंने प्रेस का व्यवस्थापक बना दिया। 15 जनवरी 1947 को प्रेस का उद्घाटन हुआ और तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अशोक प्रेस से उनका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा। उनके इस ऋण से न अशोक प्रेस कभी उऋण हो सकता है और न मैं। मासिक हिमालय का प्रकाशन बंद हो जाने के बाद बिहार में विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका की कमी उन्हें बहुत खलने लगी थी। अशोक प्रेस की स्थापना के उपरांत अक्सर उनसे एक ऐसी मासिक पत्रिका निकालने की बात होती और वे उस योजना को कार्यान्वित करने पर पूरा जोर भी देते। मेरा ये बराबर अनुरोध रहता कि वे इस पत्रिका का संपादन करें। उन्होंने मेरी विनती मान ली और ये तय हुआ कि राजेंद्र कॉलेज छपरा से ही वे संपादन का काम करेंगे। हालांकि वे पटना आकर रहने को भी तैयार थे। पत्रिका निकालने की जब सारी व्यवस्था ठीक हो गई तो शिवपूजन बाबू को बिहार सरकार ने बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक बना दिया और हमारी सारी योजना खटाई में पड़ गई। परंतु शिवपूजन बाबू हतोत्साह न हुए। उन्होंने पटना में हमारे निवास स्थान पर दिनकर जी तथा बेनीपुरी जी को आमंत्रित किया और पिताजी के समक्ष यह तय हुआ कि बेनीपुरी जी अशोक प्रेस की पत्रिका का संपादन करेंगे। और तब बेनीपुरी जी के कुशल संपादकत्व में नई धारा निकल पड़ी। उनके सहायक संपादक बने शिवपूजन बाबू के जमाता वीरेंद्र नारायण। यह तो रही मेरी कहानी, परंतु शिवपूजन बाबू के उपकार की कहानियां तो गिनाई नहीं जा सकती। वे तो अनगिनत हैं और आज हजारों हजार की जबान से बोल रही हैं। महात्मा गांधी के निधन पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी विश्वास न कर सकेगी कि गांधी ऐसा भी कोई मानव इस धरती पर अवतरित हुआ था। मेरी ऐसी धारणा है कि कुछ दिनों बाद शिवपूजन बाबू के विषय में भी लोग ऐसा ही सोचेंगे। क्या सचमुच ऐसा संत साहित्यकार हिंदी संसार में जन्मा था? बेनीपुरी जी का हमारे परिवार से 50 सालों का संबंध रहा। बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के बतिया अधिवेशन के सभापति जब हमारे पिता 1920 में बनाए गए और सम्मेलन ने तय किया कि उनकी द्वितीय पुस्तक तरंग तथा गल्प कुसुमावली साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित होगी, तो सन 1920 में बेनीपुरी जी सम्मेलन की ओर से सूर्यपुरा भेजे गए और उन्होंने
वहां महीनों ठहरकर तरंग तथा कुसुमावली की प्रेस कॉपी तैयार की। उन दिनों के सूर्यपुरा का बेनीपुरी जी अक्सर जिक्र करते और फिर उन मीठे दिनों से लेकर उनकी मृत्यु तक हमारे परिवार से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। 1950 में अशोक प्रेस से नई धारा के प्रकाशन का आरंभ हुआ तो वे ही इसके आद्य संपादक हुए। नई धारा को अपने संपादन द्वारा उन्होंने हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के शीर्ष पर ला दिया। उनके निधन से नई धारा परिवार में जो रिक्तता आ गई उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकी, हो भी नहीं सकेगी। इसलिए नई धारा के 50 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर शिवनारायण के अथक प्रयास से डॉक्टर विजय मोहन सिंह के संपादकत्व में जो अर्धशती अंक तैयार हुआ तो उसे हमने अपनी पूरी श्रद्धा एवं हार्दिकता के साथ बेनीपुरी जी के जन्मशती वर्ष को समर्पित कर दिया। उनकी पुण्य स्मृति को मेरा शत शत नमन। नई धारा को लेकर जाने कितनी ही स्मृतियां मेरे जहन में हैं, किंतु इस बार सिर्फ इतनी ही। नई धारा अपने समय के साहित्य की पूरी चेतना, समग्र प्रवृत्तियां और रस के साथ अनवरत बहती रहे। प्रभु से बस इतनी ही प्रार्थना है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।